हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आदित्य गहले और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से छोटे से चैनल पे जिसका नाम है वीणा क्लासेस ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 9। एक्चुअली यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक पे वीडियोस हैं, पर उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी क्वांटिटी में क्लास 10th एंड 11th एंड 12th के लिए हैं। मुझे डीएम्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और उसमें फिर हमने नितिन सर, मैंने और अस्तित्व सर ने मिलकर फिर एक स्ट्रेटेजी करी जिससे हमने दूसरे टीचर्स से भी राय ली, जिसमें कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, 9th के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, वो हमने डिस्कस करा। आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला, 9th क्लास 8 से अलग होती है। दूसरा, हम इसमें बुक्स कौन से प्रेफर करेंगे। थर्ड, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी। एंड फोर्थ, कि इसमें जो भी मोटिवेशन है, हमें क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है क्लास 9th को शुरू करने की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, 9th क्लास 8th क्लास से डिफरेंट होती है। 8th क्लास में क्या होता है, हम अगर रट्टा भी मारते हैं ना तो वो काम चल जाता है, पर 9th में चीज़ें कंसेप्चुअल होने लगती है। अब कंसेप्चुअल होने के कारण उसमें फार्मूलेज भी आ जाते हैं, एसआई यूनिट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी रखना पड़ती है। 8th में कैसा होता था कि हमने एक क्वेश्चन आंसर है, उसे रट्टा मार लिया, तो रट्टा मार के एग्जाम में लिख भी आया तो मार्क्स भी मिल जाते थे। 9th में चीज़ें कंसेप्चुअल है, हमें पूछेंगे कि अगर ये हुआ है तो वैसा क्यों, अगर ये चीज़ हुई है तो अगले में ऐसा क्यों नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। ये हमें याद रखना है कि 9th में रट्टा नहीं मारना है और चीज़ें कंसेप्चुअल है, इसलिए अब चीज़ें समझना शुरू करना है। बच्चे क्या करते हैं, 8th जैसे ही 9th को समझते हैं, पर 9th अलग क्लास है, 8th अलग क्लास थी। हम ये कह सकते हैं कि क्लास 9th टफ नहीं है 8th की तुलना में, बस चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कंसेप्चुअल हो गई, चीज़ें बदल जाती हैं, कोर्स बदल जाता है, सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, सिलेबस बढ़ जाता है और चीज़ें बढ़ने लग जाती है। एक एडवांस चीज़ें, मतलब आप इस टाइम पे अब बड़े हो चुके होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहला कि क्लास 9th और 8th में चीज़ें कंसेप्चुअल में कन्वर्ट हो जाती है। 9th में 8th में ऐसा रट्टेबाजी होती थी, पर 9th में चीज़ें कंसेप्चुअल हैं। इसी के साथ साथ एक और बात आती है सामने, जब हम 9th में जाते हैं 8th क्लास से, दैट स्कूल स्टार्ट्स टू मेक प्रॉफिट्स। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे 9th में जाने से स्कूल कैसे प्रॉफिट बनाता है, तो रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है ना, आप 8th तक गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ईजिली पास होते आते हैं, क्योंकि उसमें है ना एक रूल रहता है कि आप 8th तक किसी को भी फेल नहीं कर सकते, तो स्कूल के हाथ बंधे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी को पास करते रहते हैं। तो 8th तक किसी को भी फेल नहीं करना है, तो 8th तक तो वो इजीली पास होता रहता है। बट अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो अगर ये सोच ले कि मुझे 9th में भी वैसे ही पास होना है, तो वो क्या होता है, 9th में चीज़ें अलग हो जाती है। स्कूल में 9th की जो एग्ज़ाम होती है वो चेंज हो जाती है, टफ हो जाती है, तो बच्चे मार्क्स कम लाते हैं। उसमें स्कूल वाले क्या करते हैं, उसमें स्कूल वाले 2 चीज़ ऑप्शन रखते हैं, या तो आपको सप्लीमेंट्री आई है तो वापस से आप 9th वापस पढ़ लीजिए, नहीं तो टीसी लेके दूसरे स्कूल चले जाइए। अब होता क्या है ना, 9th की सप्लीमेंट्री एक इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार सप्लीमेंट्री आ गई है मुझे, तो यार वापस 9th पढ़ना पड़ेगा, जूनियर्स मेरे क्लास में आ जाएंगे तो एक मैं मतलब कचरे टाइप हो जाएंगे हमारे, मतलब मेरी इमेज गिर जाएगी। बच्चा क्या करता है, बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि ठीक है नया स्कूल लेते हैं, दूसरे स्कूल में लेते हैं, शायद यहाँ पे ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब बच्चों को निकाला क्यों जाता है या उनको टीसी क्यों देता है स्कूल। होता क्या है ना कि आपने कभी भी एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, स्कूल वगैरह का एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने न्यूज़पेपर बैनर्स में क्लास 10th और 12th का ही रिजल्ट ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि 3rd क्लास के बच्चे का बना 97, तो उसका बोर्ड तो उसका फ्लैक्स अलग से एक पर्टिकुलर लगा हुआ है कि 3rd क्लास के एक बच्चा है राम यादव, उसका बना है 97%, तो चलो इसका बोर्ड, इसका एडवर्टीज़मेंट शो कर दो। ऐसा नहीं होता। तो बोर्ड्स के लिए वो क्या करते हैं, 9th में क्लास क्लीन करना शुरू करते हैं, और जो ऐसा जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते, कम पढ़ पाते हैं, तो उन बच्चों को वो क्या करते हैं, ऐसे तरीके से मार्क्स कम कर देते हैं जिससे उनको है ना स्विच करना पड़ता है दूसरे स्कूल में, नहीं तो वापस वही क्लास। तो उनकी जो न्यू 10th की बैच रहती है वो रिफाइंड हो जाती है, मतलब उसमें सभी अच्छे बच्चे आ जाते हैं एक तरीके से। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली 10th का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से लेके आएंगे। तो इसलिए है ना, जो उनका स्कूल वालों का भी रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है, स्कूल वाले एडवर्टीज़मेंट शो करेंगे तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट ही होना है। तो ये स्कूल क्या करता है ना, जब प्रॉफिट मेकिंग के लिए 9th से बच्चों को टफनेस लेवल बढ़ा देता है। तो हमें ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी का फॉलो करना है, जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उन बच्चों में से काउंट नहीं होने वाले हैं जो बच्चों का मैंने बताया है, जिनको वापस से सप्लीमेंट्री आती है और वो वापस क्लास रिपीट करते हैं, और या तो वो टीसी लेके दूसरे स्कूल में चले जाए। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया 9th में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों। हमने ऐसा किया जो हमें 8th तक एकदम लाड़ प्यार से पढ़ाया गया है, 9th में एकदम डरा तो कोई भी नहीं रहा है, लेकिन 9th क्लास इज़ टू ईजी।
नाइन्थ क्लास भी बहुत ईजी है, चीज़ें अलग हैं, पर नाइन्थ क्लास एक ऐसा टर्न है आपकी लाइफ में जिसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। नाइन्थ भी एक लोकल एग्ज़ाम है, आपके स्कूल में ही पेपर बनेगा, आपके टीचर्स ही चेक करेंगे, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल 8th से हाई रहेगा। अब देखिए होता क्या है ना, आप एक सीनियर बन चुके हैं, तो नाइन्थ क्लास में हो कुछ नहीं रहा है, बस आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ गेन कर रहे हैं कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हमें आगे ऐसी कई क्लासेस हैं उनमें भी ऐसी ही पढ़ाई होना है, तो एक चीज़ें हमें अब से ही आदत डालना है, इसलिए नाइन्थ क्लास में चीज़ें इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो नाइन्थ क्लास इज़ जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे तो टेंथ में नाइन्थ का एक्सपीरियंस आपको टेंथ में काम आएगा, टेंथ का ट्वेल्थ में आएगा, तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मतलब ये आपको क्लियर कर दिया जाता है नाइन्थ में कि आपको फ्यूचर में अपनी हायर स्टडीज़ में किस तरह से पढ़ना है। इसके साथ साथ क्लास नाइन्थ एक अलग ही क्लास होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें बदलती है। मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि चीज़ें बदलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी पूरा चेंज हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आप 8th में थे, आपको साइंस था, अब साइंस की आपकी एक बुक रहती थी, अब एक बुक की आपको जो साइंस पढ़ाता था वो टीचर भी एक ही होता था, मतलब एक ही टीचर साइंस पूरा पढ़ाएगा, भले वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। पर नाइन्थ में ऐसा होता है कि आपका जो साइंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो उसमें क्या होता है, ठीक है चलो डिवाइड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें तो वही है, बट क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर अलग टीचर होता है। जैसे फिजिक्स के लिए कोई अलग टीचर होगा, केमिस्ट्री के लिए कोई अलग टीचर होगा, बायोलॉजी के लिए कोई अलग टीचर होगा, तीनों के लिए एक टीचर एक टीचर कॉमन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको अब यहाँ से एक आदत डाल ली जाती है कि आगे आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ना है उसमें हर जगह तो अलग अलग टीचर होंगे, तो अलग अलग टीचर, जैसे हमें ऐसा होता है कि इस टीचर समझ में आया, उस टीचर से नहीं आया, तो इसलिए एक ही टीचर से सब कुछ पढ़ लेते हैं। और उसमें होता क्या है ना, हमें आगे फ्यूचर में कैसा होने वाला है, जैसे आप अभी बढ़ेंगे तो आप 11th 12th में जाएंगे तो चीज़ें वहाँ पे है ना आपको ये सब समझ में आने लगा है। तो जैसे 9th में ऐसा होता है कि टीचर्स जो होते हैं ना हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 अलग अलग टीचर्स रहेंगे। अब आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस होने लग जाएगी कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए 3 टीचर्स भी रहें तो हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए होता क्या है ना, ये सब चीज़ें हमारे साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार 9th एकदम ऐसी क्यों हो रही है, चेंज क्यों हो रही है, पर इसलिए होती है। देखिए क्योंकि आप 8th तक पढ़ रहे थे, 8th तक आप सीनियर्स थे, ठीक है सीनियर्स थे, मानी मैंने बात। जैसे अपन देखते हैं LKG से लेके 5th तक जूनियर्स, 5th से लेके 8th तक सीनियर्स, एंड फिर आपकी आती है 9th to 12th। अब 9th to 12th में आप बन जाते हैं सुपर सीनियर्स। अब सुपर सीनियर का एक ऐसा रोल होता है, जब बड़े हो चुके हो आप, इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चों जैसी चीज़ें ही करेंगे, अब चीज़ें बदलेंगी, स्टडी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और ये इसलिए होता है जस्ट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सुपर सीनियर हो गए हैं आप, तो सुपर सीनियर हो गए हैं तो स्टडी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे पास अब समय की कमी है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए अब आप बड़े हो गए, अब आपको पेरेंटल प्रेशर भी रहेगा कि चलो करो, फिर आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और स्टडी प्रेशर बढ़ेगा, जॉब में करेंगे, जॉब में कि ये करना है, इतने टाइम में करना है, तो वो प्रेशर को आप तब हैंडल कर सको, उसकी प्रैक्टिस आज से ही हो, इसलिए 9th क्लास में ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो एकदम से स्टडी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होता ज़रूर है, टफ नहीं होता है, इंक्रीज़ होता है, बट ये अगर हम शांति से बैठें, सोचें और सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें और पूरा का पूरा करें तो डेफिनेटली आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सुपर सीनियर होने का मतलब ये नहीं गधा मजदूरी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एकदम मेहनत करेंगे। अब यहाँ है कि आपको 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप हार्ड वर्क कीजिए, नहीं तो यहाँ पे 9th में ये होता है कि आपको अब स्मार्ट वर्क करना है, जितनी भी टफ कंडीशन हो हमें उसे ईजी फ्लो में कन्वर्ट करके उसको करते जाएं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम 8th में जब थे, हमें ऐसा होता था कि टीचर ने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, हमने लिख लिए, वही क्वेश्चन आंसर हमने रट लिया, वही के वही आंसर हमने एग्ज़ाम में लिख दिया, तो हमको पूरे मार्क्स मिल गया। पर 9th में क्या होता है ना, 9th में कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। तो इसमें एक हमें अब आदत डालना है कि हमें नोट्स बनाने की आदत डालना है। हम नोट्स बनाएंगे तो इसमें होता क्या है ना कि हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल हम खुद ही क्रिएट करते हैं, उससे समझ में इतना अच्छा आता है ना जितना आपको किसी बुक से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप खुद लिखते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको इतना हेल्प करेंगे जितना कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। 8th तक कैसा होता था, स्कूल वाले नोट्स दे रहे हैं, या फिर देखिए 9th में भी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, अच्छी कोचिंग में जाते हैं जब नोट्स प्रोवाइड होते हैं, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको नोट्स मिलेंगे। बट क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हैं तो आप अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो जितना इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर डालेंगे उतना इम्पैक्ट कुछ भी नहीं डाल सकता आपकी स्टडी पर। सो सबसे मेन चीज़ है कि अब हैबिट डालना है हमें कि हम नोट्स बनाएं, हम अपने खुद के नोट्स बनाएं और खुद की इम्प्लीमेंटेशन करें उसके ऊपर। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी,
तो ये सब हमने देख लिया कि 8th से लेके जब हम 9th में जाते हैं तो चीज़ें कैसी बदल जाती हैं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8th से 9th क्यों डिफरेंट है। सो हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड जो टॉपिक था सो वो है बुक्स कौन सी रेफ़र करें। सो हम डिस्कस करेंगे कि बुक्स कौन सी प्रेफर करें। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाना है, पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है, देन जस्ट सी NCERT। NCERT बहुत अच्छी बुक है और NCERT ही करेंगे तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स आना कन्फर्म है। होता क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मार्क्स ही चाहिए होते हैं, बट जो ओरिएंटेड रहते हैं अपने नॉलेज के लिए कि हमें नॉलेज भी इंक्रीज़ करना है, उनके लिए पर्टिकुलर और भी रेफरेंसेस बुक्स आती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि NCERT के साथ साथ आप रेफरेंस बुक भी लीजिए। रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, जैसे NCERT में एक कंसेप्ट है, उसको समझ लिया और हमने उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लिए तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा नहीं मिलते, पर अगर हम किसी रेफरेंस में देखें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। सो उससे क्या होता है ना, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी प्रैक्टिस के कारण हमारा जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है और जब उसमें ऐसा आता है कि ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो हम ये कंफर्म रहते हैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार करे हैं, इसको करने में क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो ये इसलिए रेफरेंस भी काम में आती है। बट अगर आपको टोटली अगर मार्क्स ओरिएंटेड है, अगर फिर भी आपको कंसंट्रेट करना है तो NCERT तो मस्ट ही है, NCERT सबसे बेस्ट रहेगी। बट अगर रेफरेंस की बात करें तो साइंस के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा एस चंद एंड प्रदीप्स। दोनों बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने खुद ने प्रेफर करी है और हमारे क्लासेस में भी इसी से इन बुक्स का रेफरेंस लेके ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो अगर वही बात होती है मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं वन एंड ओनली RD शर्मा सजेस्ट करूँगा। RD शर्मा बेस्ट है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट मैं जो जेन्युइन बातें हैं वही सब आपको बता रहा हूँ। RD शर्मा बेस्ट है। RD शर्मा में क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि आपकी प्रैक्टिस कर करके इतनी ज़्यादा मजबूत हालत हो जाती है कि आपको फिर कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसको सॉल्व करने के लिए। NCERT में भी ऐसा ही है, पर NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं एंड इवन NCERT की लैंग्वेज मुझे तो थोड़ी सी हार्ड लगती है देन रेफरेंस। तो NCERT अगर आप अच्छे से NCERT पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर फिर भी अगर आप मैथ्स के रेफरेंस में जाते हैं तो RD शर्मा तो बेस्ट। अगर आप मेन देखते हैं तो मेन तो NCERT है। देखिए, यूनिट टेस्ट वगैरह में आप देखेंगे तो NCERT से आता है, कोई हाफ ईयरली में देखते हैं तो NCERT से आता है, या एनुअल एग्जाम में भी देखते हैं तो NCERT से आता है। आना NCERT से, तो मेन बुक तो NCERT है। तो अगर आप NCERT भी करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। पर अगर आपको और नॉलेज या अपनी कंसेप्ट या और प्रैक्टिस के लिए कुछ और सोर्स चाहिए मैथ्स के लिए, तो आप RD शर्मा प्रेफर कीजिए। RD शर्मा इज़ द बेस्ट बुक फॉर इट। बुक्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया इन सब में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, 9th में सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए, आप सभी को तो मालूम होगा 9th में सब्जेक्ट क्या है, पर फिर मैं बताता हूँ। इसमें रहेगा मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें साइंस एंड SST जो है वो 3 सब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड SST में हो जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें जब हम सुनते हैं तो अरे यार इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 8th तक तो हमारे पास सिर्फ इतने ही थे, अब तो ये एकदम से बढ़ के एकदम 4 और 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गए। ऐसा नहीं सोचना है। देखिए क्या होता है ना, चीज़ें वही हैं, नाम बदल दिए गए हैं। आप सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो है वो आप पढ़ चुके हैं। एक्चुअली 8th में क्या होता था, जब SST की एक सिंगल बुक होती थी, उसमें जो हर चैप्टर्स होते थे, कुछ चैप्टर्स इन चारों सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नाम अलग अलग दे दिए हैं, चीज़ें वही हैं तो यहाँ पे। और अगर आपको बुक्स चाहिए कि आप भैया इन सब के लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करें, तो डेफिनेटली NCERT तो NCERT है, तो NCERT तो प्रेफर करना ही करना है। उसके बाद अगर आपको रेफरेंस बुक्स लगती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस बुक की लिंक दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ जो है, अब आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स में हमें किस टाइप से हमें स्टडी करना है। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको बुक्स में एक आदत डालना है, वो है स्टार्ट मार्किंग इन बुक। तो बुक्स में आप मार्क करने की आदत ज़रूर डालते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आप बुक में मार्क करने की आदत डाल ली अपने अंदर 9th के अंदर। 8th तक तो जो भी हुआ चलो ठीक है, पर 9th में मार्क करने की आदत डालिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो उसे हाइलाइटर से मार्क कर दीजिए, ताकि बाद में जब आप उसे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक मार्कर आता है स्टेशनरी पे, आपको एक हाइलाइटर आता है स्टेशनरी पे, आपको हाइलाइटर इजीली मिल जाएगा। वो हाइलाइटर इतना अच्छा होता है ना, उससे मतलब क्या होता है ना, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो अच्छे से हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हम बुक्स में अगर चीज़ें हाईलाइट करेंगे तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो हमें वो चीज़ें है ना एकदम सामने आ जाएंगी कि हाँ, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर रखा है, तो ये कुछ काम की होगी, तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी भी है। सो हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो एक बुक्स में है ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं न्यूमेरिकल्स।
हम न्यूमेरिकल्स क्या होता है ना, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक मेजर पार्ट रखते हैं अपने अंदर ही। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एनसीईआरटी तो प्रेफर करना ही करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम जो भी एग्जाम होगी उसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही आना है। बट अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कोई सा रेफरेंसेस बुक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि एस चंद ले लिया, प्रदीप्स ले लिया, मैथ, तो ये जो है इनमें न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सारे कवर करने के बाद ही आप रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल्स में जाइए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ बुक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट देख लीजिए, हाफ ईयरली देख लीजिए, कोई सी भी एग्जाम देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स तो एनसीईआरटी से ही उठा के कोई भी टीचर्स देना पसंद करेगा। अब जब बात बुक्स की हो ही रही है तो मैं आपको सीधी सी एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, सिंपल सी है, सीधी सी बात है, बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर स्टडी। आप कुछ भी देख लीजिए पर बुक्स सबसे बेस्ट सोर्स होता है। होता क्या है ना, बुक्स में हर चीज़ डिटेल्ड होती है। देखिए आपका पेपर बनेगा एनसीईआरटी से और फिर हम दूसरी जगह पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें दूसरी जगह ध्यान देने की बजाय उस एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर बनना एनसीईआरटी से ही है, तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर अवर स्टडीज़। तो बुक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। सो हमने डिस्कस कर लिया कि 9th 8th से अलग कैसे होती है, फिर हमने बुक्स भी डिस्कस कर ली। सो हम अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए क्लास 9th। सो हमारी पहली स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम जो भी चीज़ें याद करते हैं हम उन्हें लिख लिख के याद करें। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे होता क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है हमें क्वेश्चन आंसर याद करना है, बुक देखी, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उस टाइम के लिए वो पर्टिकुलर याद हो जाता है, पर अगले 1 या 2 दिन बाद हम ऑफिस को भूल जाते हैं। तो होता क्या है ना, हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे सिर्फ माइंड में वो पर्टिकुलर छोटे टाइम के लिए स्टोर होता है, पर अगर हम उसे लिख लिख के देखेंगे, वहीं हम उसके लिख लिख के देखेंगे तो वो हमारे टाइम में अच्छे से स्टोर हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं जब छोटा था तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी। नितिन सर मेरे सर है, तो मैं उनसे पढ़ रहा था, तो मैंने एक बार नितिन सर से बोला, सर जब मैं पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन आंसर याद कर लेता हूँ, पर 1 या 2 दिन तक याद रहता है और फिर मुझे सब कुछ भूल ही जाता हूँ मैं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। तो तब नितिन सर ने मुझे बोला कि देखो बेटा, होता क्या है ना, जब आप पढ़ते हो तो आप रट्टा मारते हो, पढ़ नहीं रहे हो उस चीज़ को, तो आप रट्टा मारते हो। रट्टा मारी हुई चीज़ 1 या 2 दिन से ज़्यादा सिर में रहेगी नहीं। तो वो चीज़ें जो रहती है ना, वो एक छोटे टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। पर अगर आप उसी चीज़ को लिख लिख के देखोगे तो डेफिनेटली आपको वो लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। लिखने से क्या होता है, हमारी एक प्रैक्टिस बढ़ती है, हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं लिखते टाइम, तो उससे होता है क्या, वो चीज़ें हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर है आप अगर उसे पढ़ के याद करते हो तो उसको आप उन चीज़ों को आप हटा ही दीजिए अपनी लाइफ से। अब आपको अगर कोई से भी क्वेश्चन आंसर याद करना है तो आप उसे लिख लिख के ही याद करो, ताकि वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में सेटअप रहे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है कि हमें फॉर्मूला एक कॉपी में लिख के रखना है। पूरे साल आपको कई सारे फार्मूले क्लास 9th में मिलने वाले हैं। और फार्मूला का होता है क्या है ना, हम फार्मूला पढ़ लेते हैं फिर हम लिखते नहीं है तो भूल जाते हैं। आप एक पर्टिकुलर कॉपी फार्मूले की तैयार कीजिए, उसमें स्टार्टिंग से सारे फार्मूला नोट करना चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए। कॉपी जो रहेगी फार्मूले की वो मोटी बनाना। अब भैया पूछेंगे कि भैया फार्मूले के लिए मोटी कॉपी क्यों, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आप क्लास 9th के फार्मूले आपको क्लास 10th में भी काम में आने वाले हैं, और 10th 11th में भी काम में आने वाले हैं, 12th में भी काम में आने वाले हैं। तो आप एक ऐसी मोटी कॉपी बनाइए जिसको आपको चारों साल संभाल के रखना है, जिसमें 9th के, 10th के, 12th के, 11th के एंड 12th के सब के फार्मूला आपके पास एक जगह सेटअप हो जाए। तो एक ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें आप फार्मूला लिखते जाइए, चैप्टर वाइज लिखते जाइए। जहाँ वो 9th के फार्मूला हो गया तो आप 9th के लिए पढ़िए, उससे फार्मूला आपके पास रखे रहेंगे, या एक पेज जो पेपर पे फार्मूला लिख के कहीं पेस्ट कर लीजिए कि बार बार हम आप सामने आते जाए तो हमारे दिमाग में रिकॉल होते जाए। पर कॉपी जो रहेगी वो सबसे मेन इसलिए रहेगी कि हम एग्जाम टाइम में जब प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूले की कॉपी रहती है। हमें जैसे देखना है कि ये चैप्टर 3 का कौन सा फार्मूला था, फटाक से चैप्टर 3 खोला और उसमें से फार्मूला निकाल दिया। जब हम 9th पास हो जाएंगे तो 10th में भी वही फार्मूला कॉपी 10th से शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे मोटी बनाने के लिए बोला था। तो होता क्या है ना, हमारे पास चारों साल के सारे फार्मूला एक साथ रहेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम डेफिनेटली उसमें से हम फार्मूला कॉपी में से पर्टिकुलर फार्मूला निकाल के उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला कॉपी बहुत ज़रूरी है, फार्मूला कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ है ना, आप साइंस के न्यूमेरिकल फार्मूले की भी एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, क्योंकि साइंस में इतने ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं होते जितने कंपेरेटिवली मैथ्स में यूज़ होते हैं। तो 9th की एक पतली कॉपी बना सकते हैं। तो 9th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पर्टिकुलर फार्मूले की भी एक कॉपी बनाइए। उसमें वही चीज़ है कि आपके पास फार्मूला स्टोर्ड रहेंगे, तो जब भी यूज़ होना, जब भी आपको उनका काम होगा आप उनका यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स। अब डायग्राम एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों रखते हैं, क्योंकि आप साइंस में देखें, साइंस में बायो आता है, बायो में तो डायग्राम आना ही आना है, केमिस्ट्री में भी कभी कभी डायग्राम्स आ जाते हैं, फिजिक्स में डायग्राम शो करना पड़ते हैं, तो डायग्राम फिजिक्स में भी होते हैं। तो जो तीनों सब्जेक्ट में डायग्राम्स है, कभी कभी आपके SST सोशल साइंस में भी डायग्राम आ जाते हैं,
तो डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जो आपके साइंस एंड एसएसटी में आने वाली है। होता क्या है ना, 9th तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्क्स काट लेते हैं टीचर्स। तो हमें है ना उनको एक भी चीज़ ऐसी नहीं देना है, प्रोवाइड नहीं करना है जिसको वो रेफरेंस लेके हमारे मार्क्स काटते हैं। तो डायग्राम की प्रैक्टिस, आई नो थोड़े कुछ बच्चे होंगे जिनकी ड्राइंग अच्छी भी होगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग ख़राब होती है, तो उनको डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। डायग्राम जितना सुंदर रहेगा, टीचर्स जब कॉपी चेक करता है तो उसका मन खुश हो जाता है कि यार इसने कितना प्यारा डायग्राम बनाया है। तो वो एक ना, एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी टीचर अच्छे मन से कॉपी चेक करेगा तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो डायग्राम जो रहते हैं ना, डायग्राम एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपकी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए। तो डायग्राम को हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अब आप 9th में आ चुके हैं, मतलब आप बड़े हो चुके हैं, तो हमें अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे है? जैसे हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे बुक्स में हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पढ़ना है, बुक्स में पढ़ लिया पर समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो हम किससे पूछें? अब चलो, अब रात में तो कोई कोचिंग खुली नहीं रहेगी, तो रात में अगर हम पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा तब क्या करें? तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंटरनेट। इंटरनेट बेस्ट सोर्स है आपकी पढ़ाई को एक टॉप नॉच देने के लिए। यूट्यूब द बेस्ट सोर्स टू स्टडी। ये आप मान लीजिए कि यूट्यूब जो है ये सबसे बेस्ट सोर्स है पढ़ाई के लिए। आज आप कोई सा भी टॉपिक उठा के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई सा भी उठाइए जो आपको समझ में आ रहा है, तो जो टॉपिक आप उसे देख रहे हैं उसके नोट्स बनाइए। तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरिंग की आदत डालना चाहिए, क्योंकि अब क्या होता है ना, जैसे कुछ टॉपिक नहीं आया तो आप किसी से पूछ नहीं सकते, अब खुद ही करना है सब कुछ जो करना है। तो इंटरनेट पे जो भी पॉइंट्स, इंटरनेट पे जो भी मटेरियल मिलता है वो सारा एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। जो नहीं मिलता है यूट्यूब पे सर्च कीजिए। डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने 9th के ऊपर भी पर्टिकुलर अच्छे वीडियो बना के रखे हैं। तो आपको कभी भी पढ़ाई में किसी भी चीज़ में लैक ऑफ कंटेंट फील नहीं होगा। तो इस कारण से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंटरनेट। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये शायद ही किसी ने भी यूट्यूब पे बताया होगा, क्योंकि ये एक अलग ही पॉइंट है, ये अलग है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया था, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था। सो ये पॉइंट है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग टीचर्स रेफरेंस बुक। होता क्या है ना, सो टीचर्स क्या होता है ना, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस बुक भी प्रेफर करते हैं। तो उस बुक्स को आप ऑब्जर्व करना शुरू करो। होता था जब मैं क्लास 9th में था तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हम जब लाइब्रेरी जाते थे तो हमारे साइंस के टीचर आ जाते थे वहाँ पे, और उनके हाथ में हमारी क्लास की हमें कोई सी बुक दिख जाती थी, तो हमें ये आइडिया हो जाता था कि एग्ज़ाम में या क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे शायद वो इस बुक में से निकलेगा या तो वो एनसीईआरटी से निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। होता क्या है ना, जैसे कोई भी टीचर रेफरेंस बुक यूज़ कर रहा है तो उनको ये पता है कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा, टफनेस लेवल इंक्रीज़ करना है, तो चलो इस रेफरेंस बुक में से दे दो। अब आप कितनी रेफरेंस बुक सर्च करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप कुछ ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यार इसमें से आएगा कि उसमें से आएगा, कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते। पर अगर आपने टीचर की रेफरेंस बुक देख ली तो डेफिनेटली टीचर भी उसी रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन निकाल के आपको देने वाला है। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग टीचर्स रेफरेंस बुक, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा कि कौन से, देखिए ये बोर्ड्स नहीं है, ये लोकल एग्ज़ाम होने वाली है, टीचर ही पेपर बनाएगा और टीचर ही एग्ज़ाम चेक करेगा, तो वो डेफिनेटली पेपर बनाएगा और या तो एनसीईआरटी यूज़ करने वाले हैं या तो रेफरेंस बुक यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों बुक्स, अगर जैसे रेफरेंस बुक हमें समझ में आ जाती है तो आप उसी रेफरेंस बुक को रेफ़र करिए। तो अगर आप उस रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके थ्रू हो के जा चुके हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, होके थ्रू जा चुके हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मैं पढ़ चुका था, चलो ये अब एग्ज़ाम में आ गया है, अब इसको लिखना है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ उनके लिए। सो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक्स पढ़ने के बाद हैव देयर रिविजन। अब होता क्या है ना, बच्चे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और रिवीजन नहीं करते तो एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में गंदा परफॉर्मेंस होना ही होना है। रिवीजन जितना करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। मीन्स साइंटिफिक रेफरेंस में बात करें तो रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ गुड रिजल्ट। सो जस्ट सिंपल सी बात, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इतनी मोटी बुक को एक बार पढ़ लोगे तो अपना दिमाग तो सिर्फ इतना ही बड़ा है ना, वो इतनी बड़ी बुक का पूरा कंटेंट कैसे याद रखेगा, नहीं रख पाएगा, एक बार में तो नहीं याद पाएगा। तो आपको टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। जैसे आज आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, रात में उसका रिवीजन लिया, फिर दूसरा टॉपिक कल पढ़ेंगे, तो 7 दिन बाद पहले टॉपिक का रिवीजन वापस लीजिए। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं, उतने ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट है। देखिए कोई भी टीचर्स हैं, आप किसी से भी पूछिए वो यही बात बोलेगा कि रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन हुआ मतलब इतना वंडरफुल रिजल्ट आना ही आना है। तो रिवीजन जो है ना एक की है वंडरफुल रिजल्ट लाने के लिए। तो हमें अब से ये आदत डालना है। जैसे हमने 8th में क्या करा, पढ़ के रख दिया, फिर एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई की,
ऐसा नहीं करना है। अब हमें कंटिन्यूस पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते ही रहना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा 6-6 घंटे पढ़िए, 8-8 घंटे पढ़िए। देखिए, आप मैथ्स के लिए 1 घंटा लीजिए, सफिशिएंट है। आप साइंस के लिए 1 घंटा लीजिए, एंड SST हिंदी इंग्लिश के लिए भी 1 घंटा, तीनों का कंबाइन लेके अल्टरनेट उनको कन्वर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर डेज के लिए। तो मैथ्स एंड साइंस तो आप अल्टरनेट 1 घंटे लीजिए, तो 2-3 घंटे अगर आप दिन के भी देते हैं और उसके साथ साथ आप हल्का फुल्का रिवीजन भी मार लेते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको 95 लाने से कोई रोक नहीं सकता क्लास 9th में। क्योंकि अगर हम सभी चीज़ कर लेंगे तो फिर कोई भी कितना भी जोर लगा लेगा, हमको पीछे थोड़ी कर पाएगा उस चीज़ में। सो यहाँ हमने सारे बेसिक स्ट्रेटेजी पॉइंट्स सारे कवर करें। ये बेसिक्स थे, ये तो करना कंपलसरी है। अगर ये सब करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो है मोटिवेशन। हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, पर अगर हम मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे तो फिर मतलब ही नहीं कुछ चीज़ का। तो मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है, नोट्स की आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप आपके पर्सनल नोट्स बनाइए। पर्सनल नोट्स बनाने का ये है कि आपको डेफिनेटली आपने सब कुछ खुद ने किया है, तो अगर आप खुद से चीज़ें करेंगे। देखिए, आप अगर ये सोच लें कि मैं स्कूल चले जाता हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग चले जाऊँगा, कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, टीचर्स ने पढ़ा दिया, वो चीज़ें ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ठीक है कि चीज़ें समझ में आ जाती है। बट अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आदत तो आप डालना ही डालना है। नितिन सर ने एक छोटा सर्वे किया था, अपने जब नितिन सर पढ़ा रहे थे उन्होंने एक छोटा सर्वे किया था। उन्होंने 2 बैचेस के साथ किया था, 1 महीने तक उन्होंने ऑब्जर्व किया था। एक बैच थी जिसमें उन्होंने, नितिन सर ने क्या करा कि डायग्राम के साथ समझाया सब कुछ और आंसर भी साथ साथ लिख के दे दिया। तो बच्चों ने क्या करा, उसको उतार लिया वैसे का वैसा। बट दूसरी बैच जो थी उसमें ये करा कि डायग्राम के साथ समझाया, पर लिखने की जगह उन्होंने चीज़ें बोल दी और बच्चों को ये बोला कि जो भी मैंने बोला ये तुम अपने हाथ से, अपने मन, जो भी अपनी खुद की लैंग्वेज है उसमें नोट कीजिए। दोनों क्लासेस के बच्चे ने पर्टिकुलर 1 महीने तक अपना काम किया। बट 1 महीने बाद जो यूनिट टेस्ट, जो क्लासेस के टेस्ट हुए, उसमें देखा गया कि जिन बच्चों ने खुद के मन से आंसर लिखा था वो बच्चे सभी के सभी 80 to 85% के ऊपर मार्क्स लेके आए और इधर बच्चों का 50% ही हो गया था। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि जब हम खुद से लिखते हैं तो हम हमारे रिजल्ट में एक्सेल कर जाते हैं और कहीं भी पीछे नहीं हटते। इसके बाद रिवीजन की तो आदत डाल ही लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, जितना रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट। आप किसी भी रैंकर से, आपके सीनियर से 10th क्लास में, आप उनसे पूछिए कि आप 95% लेके आए तो आप लाए कैसे। वो सीधी बात बोलेगा कि मैंने रिवीजन 2 से 3 बार किया होगा, पूरा सिलेबस का रिवीजन। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक लिया 2 से 3 बार ही रिवाइज किया, ऐसा नहीं। टॉपिक्स का रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए और सिलेबस के 2 से 3 बार रिवीजन कंपलसरी होना चाहिए। तो रिवीजन की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन की आदत डाल लीजिए, तो ये आपको अभी 9th में नहीं, 10th, 11th, 12th, इवन कॉलेज, इवन जॉब में भी बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि आप जो अपने रिसोर्सेस है, अपना खुद का रिसोर्स बनाओ। जैसे आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ता हूँ, तो हमारा जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, तो मोशन चलो बुक में इतना दे रखा है, सर ने मेरे को इतना पढ़ा दिया है, ये यहाँ कोचिंग में जाता हूँ वहाँ पे इतना पढ़ा दिया है, और मैंने इंटरनेट से भी निकाल दिया। तो आप सारी चीज़ें को एक जगह इकट्ठा करके अपना एक पर्टिकुलर रिसोर्स खुद का क्रिएट कीजिए, ताकि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप रिसोर्स के थ्रू आपके सारे डाउट्स, टॉपिक्स सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये बात तो है ना, मैं आप बोलूँगा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, बुक्स में कंजूसी मत करना। देखिए होता क्या है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि बुक्स लेने की क्या ज़रूरत है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। अगर हम सोचें कि एक चैप्टर टाइप करते हैं तो सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो बुक्स लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए, बुक्स में कंजूसी करना मतलब रिज़ल्ट पे दाव लगाना होता है। बुक्स बेस्ट सोर्स है। बच्चे बुक्स में कंजूसी करते हैं, बुक्स नहीं लाते हैं, किसी और पे डिपेंड होना पसंद करते हैं। तो देखिए, बुक्स में कितना खर्चा नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल 1000-1500 रुपये की बुक्स आती है 9th की, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2-3 हज़ार रुपये तक की हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है साल भर के रेफरेंस में देखा जाए। अगर आपका करियर, अगर आपका रिजल्ट बिगड़ रहा है तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं होती उस चीज़ के लिए। तो बुक्स में कंजूसी नहीं करना है, बुक्स आपको लाना ही लाना है, कुछ भी बुक्स हो, बुक्स आपको लाना ही लाना है। या तो आप इंटरनेट से उनका PDF डाउनलोड कर लो, कंटेंट आपके पास पूरा होना चाहिए। कंजूसी मत कीजिए कि जाने दो, क्या करना है, टीचर्स बता रहे हैं, इस कोचिंग के नोट्स हैं, ये है वो है, ये चीज़ें करी तो रिजल्ट डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, हमने 23 सब टॉपिक्स को 4 मेन टॉपिक्स में बांट कर इस पूरे वीडियो को डिस्कस किया। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आपका टाइम ज़्यादा लिया होगा, बट जो टाइम आपने पूरा वीडियो देखने में लगाया है वो आपका वेस्टेज कुछ नहीं गया होगा, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल बातें थी। आपके सीनियर्स जो 10th में, हमारी फैकल्टीज़, इस सब से हमने डिस्कस करके एक पर्टिकुलरली वीडियो को डिज़ाइन किया था। सो इस सब से ये फ़ायदा है कि अब अगर आप ये वीडियो देखने के बाद 9th स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक दिमाग में ये आइडिया है कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या गलतियाँ नहीं करना है, क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैनल के पास सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है और सब्सक्राइबर काउंट भी बहुत कम है। और अगर ऐसे मोर वीडियोस आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो सके। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि वो भी ये स्ट्रेटेजी जान पाए कि कैसे हमें 9th को प्रिपेयर करना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।